डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक का अंतिम भाग यानी कि पार्ट 4। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले समजातीय श्रेणी की। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है जिसके दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है तथा सभी सदस्यों में समान क्रियाशील समूह उपस्थित रहने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल इत्यादि की समजातीय श्रेणी अलग अलग होती है। तो आइए उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। देखिए मीथेन और इथेन में अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या पर विचार करें तो एक कार्बन परमाणु और दो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर है, यानी कि CH2 का अंतर है। आप स्क्रीन पर दूसरे तरफ देखिए अल्कोहलों की समजातीय श्रेणी के कुछ सदस्यों को हमने दिखाया है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। मेथेनॉल के अणुसूत्र पर ध्यान दीजिए CH3OH और एथेनॉल का अणुसूत्र है C2H5OH। इनमें अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पर विचार करेंगे तो CH2 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही इन चारों यौगिकों में एक ही अभिक्रियाशील समूह OH हाइड्रोक्सिल, जिसको अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, दिखता है। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। अब हम आगे बढ़ते हैं और समजातीय श्रेणी की विशेषता पर विचार करते हैं। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी एल्केनों को एक समान सूत्र CnH2n+2 से व्यक्त किया जा सकता है। समजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के निकटवर्ती सदस्यों के अणुभार में 14 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में समान क्रियाशील मूलक होते हैं, अतः इस श्रेणी के सदस्यों के बनाने की समान विधियां और उनके रासायनिक गुण प्रायः समान होते हैं। समजातीय श्रेणी में सदस्यों के भौतिक गुणों जैसे द्रवणांक, क्वथनांक, घुलनशीलता आदि में क्रमिक परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है वह देखने को मिलता है। अब हम साबुन और साबुनीकरण पर विचार करेंगे। आइए सबसे पहले हम साबुन की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, यानी कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। साबुन कठोर जल में विद्यमान Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप बनाता है, अतः कठोर जल में यह साफ करने वाला
प्रभावी कर्मक नहीं है। साबुन का उदाहरण लेते हैं सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पामिटेट। ये उदाहरण आपको रासायनिक उदाहरण है। बाजार में जो साबुन बिकता है वह साबुन का ब्रांड नेम होता है, कंपनी द्वारा निर्धारित नाम होता है, रासायनिक नाम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम साबुनीकरण को जानने का प्रयास करेंगे। तो वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन क्रिया के फलस्वरूप साबुन और ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। इसे एक बार और सुनिए। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। आइए अब हम विचार करते हैं साबुन मैल कैसे साफ करता है। किसी साबुन का अणु RCOON को दो घटकों के संयोग से बना हुआ माना जा सकता है, जिनके विभिन्न गुणधर्म होते हैं। एक घटक हाइड्रोकार्बन R है, जो जल में अविलेय परंतु तेलों में विलेय होता है। साबुन का दूसरा घटक सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है, जो जल में विलेय परंतु तेलों में अविलेय होता है। दूसरे शब्दों में साबुन का हाइड्रोकार्बन घटक जल विरागी यानी जल को प्रतिकर्षित करने वाला, जबकि दूसरा घटक COON जल रागी होता है यानी जल को आकर्षित करने वाला होता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं, जो कपड़े, मैली त्वचा या बर्तन पर चिपके रहते हैं। जब साबुन को मैले कपड़े, त्वचा या बर्तन पर रगड़ा जाता है तो तैलीय मैल साबुन के अणु के जल विरागी घटक से जुड़ जाती है, जबकि इसका जल रागी घटक जल की ओर आकर्षित होता है तथा कपड़े, त्वचा या बर्तन की सतह पर से मैल के कण को अपने साथ खींचकर जल में चला जाता है। अतः जब मैले कपड़े, त्वचा या बर्तन पर साबुन लगाकर उसे रगड़ा जाता है तो इनके मैल जल के साथ बहकर बाहर निकल जाते हैं। आइए इसमें कुछ समझने वाली बात है जो आपको हम थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। आप देख रहे हैं साबुन के अणु RCOON। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर R क्या है। तो R जो है किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन को हम लोग निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसको हम लोग R के नाम से जानते हैं। जैसे मीथेन है, उसका अणुसूत्र CH4 होता है। संरचना सूत्र में उस एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं। जब उससे एक हाइड्रोजन परमाणु निकालकर दूसरा कोई समूह उससे जुड़ जाता है तो हम उसको R कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन कम होगा तो वो R कहलाएगा, और उसी एक हाइड्रोजन के जगह पर COON जुड़ जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। साबुन मैल कैसे साफ करता है, इस क्रिया विधि को अगर आप संक्षेप में जानने का प्रयास करें तो आप यही कह सकते हैं कि साबुन में 2 घटक होते हैं। एक घटक जल रागी होता है और दूसरा घटक जल विरागी होता है। जो जल विरागी घटक होता है वह तेल के साथ आकर्षित होता है, उसके साथ चिपकता है, लेकिन जल के साथ नहीं चिपकता है। तो जो जल विरागी पार्ट होता है साबुन का, वह मैल जो होता है वह अधिकांश तैलीय होता है, चाहे वो कपड़ा का मैल हो, चाहे हमारे त्वचा का मैल हो या बर्तन की सतह पर जमा हुआ मैल हो। तो यह साबुन के जल विरागी घटक से
चिपक जाता है और चूंकि वह जल में नहीं सटा रह सकता है, इसलिए वह जल के साथ बहकर बाहर निकल जाता है और इस तरह से साबुन मैल को बाहर कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में जो गोल गोल नीले रंग का आप देख रहे हैं घेरा, ये आपको पानी है, H2O है। और इसमें आप जो देख रहे हैं, ये छोटा छोटा गोल गोल भाग जिस पर Na+ लिखा हुआ है, ये आपको सोडियम आयन है। और ये जो बीच में पीले रंग का आप गोला देख रहे हैं, यह तेल है। और ये जो आप देख रहे हैं लकीर, ये जल विरागी और तेल से चिपकने वाला हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं कि यह तेल से चिपक कर मैल को अपने साथ ले लेगा और चूंकि यह पानी में नहीं सट सकता है, उसे प्रतिकर्षित होगा, इसलिए वो पानी से अलग होकर पानी के साथ बहकर निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिसेल की। मिसेल क्या है? तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो यह मिसेल बनाता है। मिसेल कोलाइडी कण है जो साबुन के अनेक अणुओं का बड़ा गुच्छा होता है। मिसेल में साबुन के अणु अरीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिनमें साबुन के हाइड्रोकार्बन घटक केंद्र की ओर रहते हैं और जल की ओर आकर्षित होने वाले घटक बाहर की ओर रहते हैं। ये देखिए, आपको चित्र में मिसेल दिखाया गया है कि मिसेल किस आकार का होता है और इसमें भी देखिए आपको जलरागी जल विरागी भाग दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपमार्जक की, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक एक संश्लिष्ट रासायनिक पदार्थ है जिसमें साबुन से ज्यादा आर्द्रता गुण पाया जाता है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। यह कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ अवक्षेप नहीं बनाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपमार्जक की कार्यविधि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जकों की संरचना साबुन के ही समान होती है। साबुन की तरह इनके भी दो सिरे होते हैं। इनके अणु का एक सिरा जलरागी और दूसरा जल विरागी होता है। इनके अणु का हाइड्रोकार्बन सिरा यानी R जल प्रतिकर्षक सिरे की भांति कार्य करता है, जबकि सल्फेट या सल्फोनेट समूह जल आकर्षक सिरे की भांति कार्य करता है। अतः संश्लिष्ट अपमार्जकों द्वारा धुलाई की कार्यविधि भी साबुन की कार्यविधि के समान ही होती है। अपमार्जकों की धोवन शक्ति बढ़ाने के लिए उसमें बहुत से अन्य रसायन मिलाए जाते हैं, तब इसका नाम वॉशिंग पाउडर हो जाता है और यह बाजार में अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित करके बेचा जाता है। अब हम बात करेंगे कि अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया। आप देखते होंगे आज के व्यवहारिक जिंदगी में लोग साबुन का इस्तेमाल केवल अब हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए कर रहे हैं। कपड़ा धोने के लिए साबुन का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। बाल धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल हो रहा है, वहां भी साबुनों का उपयोग कम हो गया है। अब आइए, इसका कारण क्या है? तो साबुन कठोर जल के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं बना पाते हैं। साबुन का बहुत अधिक भाग जल की कठोरता को दूर करने में ही खर्च हो जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी पर्याप्त मात्रा में झाग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अपमार्जक का आर्द्रता गुण साबुन से अधिक होता है। यही कारण है कि अपमार्जकों ने अब साबुन का स्थान ले लिया है। आइए अब हम साबुन और अपमार्जक में अंतर पर विचार करते हैं। साबुन प्रायः बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नकरणीय होते हैं। जब हम आपको केमिस्ट्री में अंतिम चैप्टर पढ़ाएंगे तो जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय
टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे। अपमार्जक जो होते हैं उनमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नकरणीय होते हैं तथा कुछ नहीं भी होते हैं। साबुन मृदु जल में सफाई के लिए उपयुक्त होता है, जबकि अपमार्जक हर तरह के जल में, मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में सफाई के लिए उपयुक्त हैं। साबुन में निर्मल शोधन क्रिया होती है, अपमार्जक में प्रबल शोधन क्रिया होती है, यानी कि अपमार्जक साबुन की तुलना में अच्छी सफाई करता है, लेकिन अपमार्जक में एक साबुन से गुण ऐसा है जो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। जैसा आप पहले पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि कुछ अपमार्जक जैव निम्नकरणीय नहीं होते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें तो अपमार्जक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से साबुन से श्रेष्ठ नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आपके स्क्रीन पर प्रश्नों की सूची आ रही है। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करें। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।